जब मैंने की थी तो मेरा एक स्पष्ट विजन रहा होगा, उस विजन को मैं आज भी जिंदा रखूंगा। और ये तो मैंने बहुत पहले ही घोषणा कर दिया है इसकी कि चुनाव जीतने के बाद जो पहली बैठक हमारी कार्यकारिणी की होगी, उस बैठक में ही इस पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। और जो भी सक्रिय पत्रकार हैं संस्थान, लेकिन निवर्तमान कार्यकारिणी ने अगर एक सदस्यता का मसला छोड़ दिया जाए तो लगभग ठीक ही काम किया है, अच्छा काम किया है। मैं प्रशंसा करता हूं निवर्तमान कार्यकारिणी की कि बात करके, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, और उसके ऊपर एक गेस्ट हाउस का निर्माण हो, जिससे बाहर से जो हमारे आने वाले पत्रकार साथी हैं उनको अचानक अगर वो आ रहे हैं तो उनको कम से कम एक रुकने की जगह हो। उसके लिए हमको किसी होटल का मुंह। नमस्कार दोस्तों, धमाका लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष गुप्ता और आप देख रहे हैं धमाका लाइव। दोस्तों, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब चुनाव 2026 अब बिल्कुल करीब है, यानी महज 2 दिन रह गया है। सारे प्रत्याशी डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, यहां तक कि सारे कार्यालयों में जा रहे हैं और सभी मतदाताओं तक अपनी पहुंच कैसे बना सके, सभी को अपने पक्ष में कैसे कर सके, इसको लेकर सारी जुगत लगा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इस समय हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओमकारधर दुबे। आपको बताते चलें कि इनके अलावा 4 और प्रत्याशी मैदान में हैं। विजय कुमार जायसवाल, कुंदन उपाध्याय, अतुल तिवारी और मनोज यादव, यानी कुल 5 प्रत्याशी अध्यक्ष पद पे वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं। सभी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओमकारधर द्विवेदी से बात करेंगे कि इस बार 2026 में उनका एजेंडा क्या है। एजेंडा जानने से पहले आपको बताते चले कि ओमकारधर द्विवेदी इसके पहले गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में महामंत्री रह चुके हैं, यानी महामंत्री की पद पर अपनी सेवा लोगों को दे चुके हैं। इस बार अध्यक्ष पद पर वो प्रत्याशी हैं। इनका एजेंडा क्या है, क्या कुछ करेंगे पत्रकार हितों में, आइए बात करते हैं उनसे। धमाका लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अलावा 4 और प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे पहला सवाल है कि चारों प्रत्याशी में आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, मुकाबले की बात ही नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव एक पर्व है और सभी को इसमें इस उत्सव में भाग लेना चाहिए हृदयता के साथ। और मुकाबला किससे है इसका फैसला तो मतदाता करते हैं। जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं वो करेंगे कि किससे मेरा मुकाबला है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं पूरी निष्ठा और सेवा के साथ आज तक मैंने पत्रकार हित में काम किए हैं, करता हूं और करता रहूं। जैसे कि आप तमाम लोग अपने अपने एजेंडा, अभी 3 और लोगों से बात हो चुकी है, चौथे आपसे बात हो रही है, तो तमाम लोगों ने अपना अपना एजेंडा पेश किया और सबके अपने अपने एजेंडा हैं काम करने के। आपका वरीयता किस एजेंडे पे है और कौन ऐसा एजेंडा है जो पत्रकार हितों में हो रहे? बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जैसे कि नई सदस्यता का एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा पत्रकारों के आर्थिक हित, यह एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और स्वास्थ्य को लेकर के अक्सर चिंता पत्रकारों के बीच में जताई जाती है, तो उसको भी एक बहुत मुद्दा है। असमय जब आपातकालीन कोई स्थिति पत्रकारों के साथ आती है, उस समय आर्थिक रूप से अगर वह कमजोर है तो उस समय उसके सामने जो समस्या खड़ी होती है उसका समाधान कैसे हो, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा कार्य करते समय पत्रकार जब अपने बीट पर रिपोर्टिंग कर रहा होता है या उसके अलावा भी, तो जाहिर सी बात है जब मीडिया आम जन की भावना को, आम जन की बात को पत्रकार प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करता है, उनके पास पहुंचाता है,
तो उसमें उनके कुछ समर्थक होते हैं तो कुछ विरोधी भी बनते हैं, और विरोधियों के तरफ से कभी कभार जो है गलत व्यवहार भी होता है। तो ऐसी स्थितियों से सख्ती से कैसे निपटा जाए, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। और ये हमारा जो भवन है, प्रेस क्लब भवन, सूचना संकुल भवन, प्रेस क्लब भवन, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैसा दे करके इसका निर्माण कराया है। तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें भी एक कुछ कमियां हैं जो मैं जहां तक देखता हूं कि जो बाहर से हमारे पत्रकार साथी आते हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था कम बजट में, वो एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा जो दिन भर यहाँ 200, 300, 400 पत्रकार साथी आते हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर जाने से पहले विश्राम करते हैं, तो विश्राम के समय उनके लिए कुछ अल्पाहार की व्यवस्था हो, एक कैंटीन की व्यवस्था हो, वह एक मुद्दा है। इस प्रकार तमाम सारी मुद्दे हैं जिन पर सक्रियता से काम किया सकता है, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस पर जो पत्रकार साथी आपने बताया कि बाहर से आते हैं, तो क्या मतलब उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? कौन ऐसा इंतजाम करेंगे कि बाहर से आवे तो उनको जो है सुव्यवस्थित हो सके? वो देखिए हमारा अपना ये मानना है कि हमारी ये जो बिल्डिंग है, ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, नीचे पार्किंग को लेकर के जोड़ करके देखा जाए तो ऊपर छत पर काफी जगह है, और प्रशासन से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, और उसके ऊपर एक गेस्ट हाउस का निर्माण हो, जिससे बाहर से जो हमारे आने वाले पत्रकार साथी हैं उनको अचानक अगर वो आ रहे हैं तो उनको कम से कम एक रुकने की जगह हो। उसके लिए हमको किसी होटल का मुंह न देखना पड़े, किसी व्यापारी वर्ग का मुंह न ताकना पड़े, और हमारे पास अपनी ऐसी व्यवस्था हो कि हम 2-4 साथियों को रात्रि विश्राम के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रेस्ट के लिए, मुख्यमंत्री का शहर है, तमाम साथी बाहर से आते हैं और उनके सामने ये एक बड़ा मुद्दा है कि उनको रुकने में समस्या होती है, उनके पास संसाधन आर्थिक रूप से कम होते हैं, तो कम से कम में कैसे उनको एक सुविधा हम दे सकें, ये एक विशेष मुद्दा है। मतलब आप ऊपर जो है गेस्ट हाउस बनाएंगे? जी, गेस्ट हाउस, ताकि लोग बाहर से आवें और यहाँ के भी तमाम पत्रकार साथी हैं जो उसमें थोड़ा बहुत अपना रेस्ट कर सकें। कुल मिला के रेस्ट हाउस रहेगा। रेस्ट हाउस की बात मैं कर रहा हूँ। रेस्ट हाउस रहेगा। उसके अलावा जो कैंटीन की सबसे बड़ी समस्या है, पिछली कार्यकारिणी के लोगों ने वादा किया था, हालांकि किन कारणों से कैंटीन नहीं बन पाया, तो कैंटीन की क्या व्यवस्था करेंगे आप? और पत्रकारों के लिए ऐसा, हम तो हमारी तरफ से एक, पहले आप बता दीजिए तो हम एक सुझाव भी दे सकते हैं आपको। देखिए, कैंटीन की व्यवस्था आसानी से कराई जा सकती है, और मैं चूंकि प्रशासनिक बीट का रिपोर्टर हूं, तो प्रशासन में जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उन लोगों के मैं संपर्क में हमेशा रहता हूं। तो ये प्रेस क्लब भवन के अगल बगल, क्योंकि डीएम कार्यालय है, तो यहाँ हमारे पास सटे हुए जमीन उपलब्ध है, उनसे बात करके वहाँ कैंटीन की व्यवस्था कराई जा सकती है। जैसे इस भवन में ही नीचे जहाँ जनरेटर रखा हुआ है, अगर वो बाहर की तरफ उसका मुख रहे और कैंटीन खोल दिया जाए, तो जैसे कि कोई भी अगर कैंटीन चलाएगा, उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि उसको आमदनी उतना हो, आमदनी होगा ही तभी वो पत्रकारों के लिए कम बजट में, कम रेट में वो व्यवस्था कर पाएगा। क्योंकि भाई वो रखेगा, 2 वर्कर रखेंगे और खुद रहेगा, तो खर्चा निकलना चाहिए। तो खर्चा निकलने के लिए पब्लिकली वो रेस्टोरेंट भी रहे, कि पब्लिक के लोग भी जो इधर से आते जाते हैं, कचहरी के तमाम वकील साथी हैं, तमाम लोग हैं, वो अपना वहां पे आवे जैसे पहले था, इसके पहले। तो पत्रकार साथियों के लिए उसमें एक मेरा सुझाव है, बाकी आप जैसा कहें। आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास प्रेस क्लब के सटे हुए बगल में जमीन उपलब्ध है। जब कृष्णा करोड़ेश जी यहाँ डीएम थे तो उनके समक्ष बात रखा गया, लेकिन हो नहीं पाया। तो इस बिल्डिंग में ही हो जाए तो प्रयास रहेगा। प्रयास यह है कि कैंटीन बने, यहाँ हो, प्रेस क्लब भवन के अंदर हो, या प्रेस क्लब भवन से सटे हुए जमीन पर प्रशासन की अनुमति के आधार पर बने, लेकिन प्रेस क्लब कैंटीन होनी चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं इस काम को करने में सफल होऊंगा। अच्छा, पहले चेंबर व्यवस्था हुआ करती थी, चेंबर व्यवस्था को इस कार्यकारिणी ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब ये हो गया कि वो पत्रकारों के लिए एक अलग से कक्ष बना दिया गया है, और बाकी जो है सीनियर जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं उनके लिए अभी है कि वो आएंगे, बैठेंगे।
तो इस चेंबर व्यवस्था को क्या आप बहाल करेंगे या एज इट इज जो निवर्तमान कार्यकारिणी थी उसी को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे? नहीं, ये एक अच्छा काम हुआ है और मेरा मानना है कि निवर्तमान कार्यकारिणी ने एक अच्छा काम किया है। और पत्रकारों के बीच में चैम्बर की स्थिति, वो कल्चर, जो चैम्बर कल्चर जिसे कहा जाता है, इसका हिमायती मैं नहीं हूँ। और जो व्यवस्था इस समय चल रही है वो व्यवस्था ही बहाल रहेगी, वही चलती रहेगी, कंटिन्यू करेंगे आप। अब आते हैं एक ज्वलंत मुद्दे पे। ये मुद्दा जो है इस बार है कि पिछली जो निवर्तमान कार्यकारिणी थी उसने निःशुल्क फॉर्म वितरित किया था नई सदस्यता को लेके। अब बताया जाता है कि 600 से ऊपर जो है फॉर्म वो आया, लेकिन उसमें ये था कि स्क्रीनिंग करके जो है, स्क्रीनिंग करके और उसमें जो लोग हैं यानी सदस्य बनने योग्य हैं उनको सदस्यता दी जाएगी, लेकिन वो सदस्यता नहीं हो सका। क्या कारण था उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप उन नए सदस्यों को जो वाकई में फील्ड में है, हालांकि एक आपसे ये भी सवाल रहेगा, मेरा सूत्रों द्वारा ये जानकारी है कि निवर्तमान कार्यकारिणी के कुछ लोगों ने बताया हमको, सूत्र है वो, मैं पक्का तौर पे नहीं कह सकता, कि कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म आ गए थे जो कहीं ना कहीं नेता थे, दुकानदार थे, या कुछ लोगों के रिश्तेदार थे, कुछ लोगों की मठाधीशी उसमें चल रही थी। इसके वजह से जो जेन्युइन पत्रकार हैं, जो साथी हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वाकई में जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी वो सदस्यता नहीं मिल सकी, यानी कहीं ना कहीं वो जाल में फंस गया, मामला हो नहीं पाया। आप कैसे इससे जूझेंगे, क्योंकि एक बड़ा मामला है और पिछले 8 साल से 9 साल से कोई सदस्यता नहीं हुई है। आप सही कह रहे हैं, और ये तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस संदर्भ में तो मैं कुछ कहूँ ये तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि सारे साथी जानते हैं कि मेरे ही कार्यकाल में पिछली बार सदस्यता दी गई थी। और ये भी सही है कि उसके बाद 3-4 कार्यकारिणियां आकर के निकल गई, पिछले लगभग 8 साल 9 साल हो रहा है। इसमें बहुत सारे पत्रकार साथी जो नए इस क्षेत्र में आए, इस जॉब में आए, सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छे संस्थानों में कर रहे हैं, तो उन्हें सदस्यता नहीं मिल सकी। अब क्या कारण थे, क्यों नहीं मिल सकी, इसके परिप्रेक्ष्य में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पिछली बार भी सदस्यता मैंने ही की थी। और जाहिर सी बात है, जब मैंने की थी तो मेरा एक स्पष्ट विजन रहा होगा, उस विजन को मैं आज भी जिंदा रखूंगा। और ये तो मैंने बहुत पहले ही घोषणा कर दिया है इसकी, कि चुनाव जीतने के बाद जो पहली बैठक हमारी कार्यकारिणी की होगी, उस बैठक में ही इस पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। और जो भी सक्रिय पत्रकार हैं, संस्थानों में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया में या किसी भी क्षेत्र में, अगर वो सक्रिय पत्रकारिता का कर्म कर रहे हैं। और एक बात और भी आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ यह भी एक, आप इसको कह सकते हैं, चूंकि मैं एक संस्थान में एज ए प्रशासनिक रिपोर्टर काम कर रहा हूं, तो इन सभी पत्रकार साथियों के बीच में ही मैं काम कर रहा हूं, तो मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूं, पहचानता हूं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सक्रिय पत्रकार है और कौन सक्रिय पत्रकार नहीं है। मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूं, पहचानता हूं। अप्रोच जो आता है, अप्रोच आता है और फिर मठाधीशी चलती है, उससे कैसे निजात पाएंगे सर? देखिए, अप्रोच और मठाधीशी तो मेरे सामने कम से कम इसकी बात मत करिए। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि अप्रोच और मठाधीशी के प्रभाव में मैं आने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और अगर कोई समझता है कि अप्रोच और मठाधीशी के दम पर प्रभावित करके वो मुझसे अपना कोई काम करा सकता है, तो संभवतः वह गलत ही है। और इस पर मैं अब क्या कहूँ, आप खुद पत्रकार साथी हैं। तमाम पत्रकार जो हमारे साथी हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, वो वादा कर रहे हैं कि हम आते ही 10% करेंगे, फिर उसके बाद आम सभा की बैठक में से फिर निर्णय लेके कुछ और संख्या बढ़ाएंगे, 20%, 15% जो भी होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में, चूंकि 8-9 साल से जो है हो नहीं पाया है सदस्यता, तो क्या करेंगे आप? 10%, 20%, ये क्या है? देखिए, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, परंपरा रही है जरूर प्रेस क्लब की कि जो भी नई कार्यकारिणी आती है, वो जो कुल संख्या है सदस्यता की, उसका 10% नई सदस्यता कर सकती है। ये परंपरा रही है, कोई संविधान में उल्लिखित नहीं है। लेकिन
चूंकि पिछले 8 सालों में नई संस्था किसी को दी ही नहीं गई है, तो जाहिर सी बात है कि संख्या काफी बढ़ गई है। इसलिए यह कहना कि 10% कर देंगे, 15% कर देंगे, 20% कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना ये कहना है कि जो भी सक्रिय पत्रकार साथी है, वो संख्या कितना भी प्रतिशत जाए, उनको प्रेस क्लब से जोड़ा जाएगा, उनको संस्था प्रदान की जाएगी, उनको मेंबरशिप दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जो नए सदस्य हैं, ओमकारधर द्विवेदी की तरफ से ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जो वाकई में जेन्युइन है, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया के हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, सभी को जो है वरीयता दी जाएगी, सभी को जो है जोड़ा जाएगा। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड है, लेकिन वो भी पत्रकारों के लिए, क्योंकि 8-9 साल से नहीं हुआ है। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 8 साल में अगर जो हमारी सदस्य संख्या है लगभग इस समय से 684 है, और उसका आप देखें तो 68 व्यक्ति एक साल में बनना चाहिए था, तो 8 साल में आप जोड़ेंगे तो 400-500 सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ सका है। तो अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई परंपरा, कोई तय पैमाना नहीं है कि हम इतना ही बनाना है। हमारा ये कहना, स्पष्ट ये कहना है कि जो भी सक्रिय पत्रकार है, फील्ड में पत्रकार के रूप में काम कर रहा है, उसे प्रेस क्लब की संस्था प्रदान की जाएगी। अंतिम सवाल है, क्योंकि लगभग एजेंडा भी हो गया है, कैंटीन भी हो गया है, आपके हिसाब से रेस्ट हाउस भी बनेगा ऊपर, और अब अंतिम सवाल ये है कि मेरा 8-9 साल जो उधर गुजरा है, निवर्तमान कार्यकारिणी ने जो पहले की परंपरा रही है कि समय से चुनाव कराना, आम सभा की बैठक बुलाना, उसको कंटिन्यू किया है, तो उसी को आप कंटिन्यू करेंगे या फिर अदालतों का लोगों को चक्कर लगाना पड़ेगा, अदालत लोग जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लोगों से, संस्थापकों से बात करेंगे? क्या आप ये निवर्तमान कार्यकारिणी वाले को जो है कंटिन्यू करेंगे, या कुछ ऐसा है कि आए तो फिर आयो राम गयो राम? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आपको सवाल करने से पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। मेरा जो पिछला कार्यकाल रहा है वो मैं समझता हूं एक बेहतरीन कार्यकाल रहा है। उस समय हमारे अध्यक्ष माननीय अरविंद राय जी थे, और उनके नेतृत्व में मैं एज ए बतौर मंत्री मैंने काम किया था। पत्रकारों को नई संस्था भी दी गई थी, और हमारा उस समय आम सभा में 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया था। उसके जस्ट बाद तत्काल चुनाव भी कराए गए थे। तो ये कहना कि आपको फिर हाई कोर्ट और कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी तो मैं ही गया हूं भाई। आप पिछला देखे ना, मैं ही तो गया हूं। पत्रकारों के लिए कौन लड़ा है? यहाँ लगभग 135 पत्रकार साथियों का नाम सूची में तो मैंने ही कोर्ट से लड़के डलवाया है। तो ये कहना कि, और समय से चुनाव भी कराया, तो ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड आप जब देखेंगे तो आपको खुद ही आपको मालूम होना चाहिए कि समय से चुनाव होंगे, परंपराओं का पालन होगा, प्रेस क्लब की गरिमा को पुनः स्थापित करना। और जो अभी ठीक हुई है, मैं पिछली निवर्तमान कार्यकारिणी के पहले की बात कर रहा हूं, कुछ विसंगतियां रही हैं, लेकिन निवर्तमान कार्यकारिणी ने अगर एक सदस्यता का मसला छोड़ दिया जाए तो लगभग ठीक ही काम किया है, अच्छा काम किया है। मैं प्रशंसा करता हूं निवर्तमान कार्यकारिणी की कि एक सदस्यता का मसला वो किन परिस्थितियों में नहीं हो सका, तो इसके लिए पूरी उनके सारे अच्छे कामों को ताक पे रख दिया जाए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इतना आप तो देख रहे हैं कि पूरा 10 में से 10 दे रहे हैं, मतलब बातों से ऐसा लग रहा है। कितना नंबर देंगे इस निवर्तमान कार्यकारिणी को समय से चुनाव कराने को लेकर? यदि एक विषय को हटा दिया जाए नई संस्था, तो 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे। कुछ और एजेंडा? ये यही है नहीं, इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा की बात, चलिए बता दीजिए। स्वास्थ्य बीमा की बात है, सभी पत्रकार साथियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, ये एक प्रमुख एजेंडा है। आर्थिक कोष की स्थापना की बात है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पत्रकार कल्याण कोष स्थापित है। विगत 8 सालों में उसका भी संचालन ठप पड़ा है। उसका संचालन ठप इसलिए पड़ा है कि चूंकि 5 उसके संचालन समिति में 5 पत्रकार वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हमारे हैं, जिसमें से 2 ये समय कलवित हो गए हैं। उसमें चूंकि उन 2 नए लोगों का वो उसमें जोड़ना है संचालन समिति में,
वो जो विगत 8 वर्षों में नहीं जोड़ा जा सका है, वो इस वजह से हमारा पत्रकार कल्याण कोष जो है ठप पड़ा हुआ है। उसमें नए 2 संस्थापक सदस्यों को जोड़ करके पत्रकार कल्याण कोष को पुनर्जीवित करना और उसके माध्यम से समाज के पत्रकार साथी तो उसमें जो सहयोग करते ही हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से, राजनीतिक वर्गों से, धार्मिक वर्गों से, आर्थिक वर्गों से, सभी से सक्रिय रूप से संपर्क करके पत्रकार कल्याण कोष को इतना समृद्ध कर देना है कि वक्त जरूरत रहने पर किसी पत्रकार साथी को कहीं और जाना ही ना पड़े, किसी और दरवाजे पर भटकना ही ना पड़े, और हमारा पत्रकार कल्याण कोष ही इतना समृद्ध हो कि हम उससे ही उसके परिवार की और सारी आर्थिक परेशानी को दूर कर सकें। खत्म करें? इजाजत आपसे लेना पड़ेगा ना? नहीं, इजाजत आप मांग रहे हैं तो मैं तो कैसे आपको इजाजत दे सकता हूँ? कुछ और बाकी रह गया हो तो फिर मेरे ख्याल से तो लगभग आप देख लीजिए। ये थे ओमकारधर द्विवेदी और स्वतंत्र चेतना में इस समय प्रशासन बीट देख रहे हैं और लगातार पत्रकारिता जगत में सक्रिय हैं। इसके पहले महामंत्री भी रहे हैं और महामंत्री रहते हुए इन्होंने अभी बताया अपना ट्रैक रिकॉर्ड कि इनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से यही जो है लोकतंत्र की बहाली यानी चुनाव कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ ही सदस्यता भी इनके समय में दिया गया था, समय से चुनाव भी कराया गया था। इनके मुताबिक सारी बातें हैं। अब इनका वादा है कि ऊपर रेस्ट हाउस बनाएंगे, नीचे कैंटीन बनाएंगे, बढ़िया कैंटीन बनाएंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे प्रेस क्लब को कि आर्थिक रूप से पत्रकार साथियों को कोई दिक्कत ना हो, यानी पत्रकार कल्याण कोष में जो विसंगतियां यानी जो दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 4 अध्यक्ष पद प्रत्याशियों से मेरी बात हो चुकी है, 5वें से बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तमाम पद के प्रत्याशी हैं, कोशिश करेंगे कि 2 दिनों के अंदर सबसे बात कर लें और आप तक उनकी बातों को पहुंचाएं। अब देखना यह होगा कि किसकी बातों में दम है, किसकी योजनाएं आपको समझ में आ रही हैं और किसको आपको वोटिंग करना है, ये आपके ऊपर है। सर ये मेरी बात हो गई, कुछ और अगर हो तो फिर तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं, फिर अगले प्रत्याशी से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।